लॉकडाउन के 2 हफ्ते बीत चुके हैं। आखिरी हफ्ते का आज पहला दिन है। लॉकडाउन के 3 हफ्ते की म्याद 14 अप्रैल को खत्म हो रही है, लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि क्या वाकई 15 अप्रैल से देश पुराने रूप में लौट आएगा? क्या 15 अप्रैल से देश पहले की तरह काम करने लगेगा? सरकार की तरफ से फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लॉकडाउन के 2 हफ्ते खत्म। लॉकडाउन का आखिरी हफ्ता शुरू। क्या 15 अप्रैल से खत्म हो जाएगा लॉकडाउन? दो हफ्ते गुजर चुके हैं देशबंदी के। आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है। 14 अप्रैल को 21 दिन पूरे हो जाएंगे। अब तरह तरह के सवाल हैं, तरह तरह की उम्मीदें हैं और तरह तरह की आशंकाएं हैं, लेकिन इन सब से ऊपर है एक इंतजार। 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन का क्या होने वाला है? क्या लॉकडाउन की मियाद को और बढ़ाया जाएगा? क्या लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ जारी रखेंगे? क्या 14 अप्रैल के बाद रेलगाड़ियां चलने लगेंगी? स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, कारोबार, कारखाने कब खुलेंगे? पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही इन सवालों को लेकर एक इशारा कर दिया था। न थकना है, न हारना है, लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना है। यहीं से सवाल निकला कि लंबी मतलब कितनी लंबी? स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय लगातार हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मंत्रालयों की साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल सबसे ऊपर था कि 14 के बाद क्या? जो भी कोई डिसीजन लिया जाएगा बेस्ड ऑन द अवेलेबल फैक्ट, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग इट टू योर नोटिस एंड टिल द टाइम ए डिसीजन इज नॉट ऑफिशियली कम्युनिकेटेड, जब तक हम आपको ऑफिशियली कोई कम्युनिकेट ना करें तो आप काइंडली उस पर स्पेकुलेट ना करें। दिस इज माय रिक्वेस्ट। अब सुनिए वो कारण जिसके चलते लॉकडाउन को बढ़ाने पर बात हो रही है। दरअसल कई राज्यों की सरकारों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया है। कोरोना के मरीजों की संख्या में अभी भी रोज बढ़ोतरी होती जा रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली समेत कई राज्यों में संख्या अचानक बढ़ी है। मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए कई एक्सपर्ट लॉकडाउन को कुछ हफ्ते और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस पे डेटा आ जाए, डेटा अभी 10 तारीख के बाद जो हम और डेफिनेट डेटा आएगा, कितने केसेस हैं, कर्व फ्लैटन हो रहा है या नहीं, और हॉटस्पॉट्स में क्या सिचुएशन है, उसके बाद हम क्लियरली कह पाएंगे कि लॉकडाउन एक्सटेंड करने की जरूरत है या नहीं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो लॉकडाउन से हुए फायदे और मौजूदा स्थिति के बारे में रिपोर्ट दें, जिससे आगे का फैसला लिया जा सके। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि लॉकडाउन को और 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया जाए। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन को तुरंत नहीं हटाया जाना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी लॉकडाउन बढ़ाने पर बात की है। तमाम बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, पर हमने उसका मुकाबला अच्छे ढंग से किया है। हम चाहेंगे कि उसके बाद में जो स्थिति बने उसको इस रूप में खोला जाए जिन लोगों को तकलीफ भी नहीं हो और बार बार लगाना भी नहीं पड़े। ये हमारी सोच है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर कोरोना संकट और लॉकडाउन पर मंत्री समूह की बैठक हुई और इस बात पर चर्चा हुई कि लॉकडाउन का क्या करना है। लॉकडाउन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबका सहयोग आवश्यक है। आने वाले सप्ताह में कई त्योहार हैं। इस संदर्भ में कई कम्युनिटी लीडर्स भी आगे आए हैं। उन्होंने कम्युनिटीज को आग्रह किया है और कर रहे हैं कि वे लॉकडाउन के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन में सरकार का सहयोग दें। तमाम सूरत-ए-हाल के मद्देनजर एक बात तय है कि सरकार जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने के पक्ष में आवाजें ऊंची हैं। आज तक ब्यूरो। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना का खतरा और ज्यादा बड़ा हो गया है। सेक्टर 8 से 200 कोरोना संदिग्धों को क्वारंटीन भेजा गया है। यूपी में अब तक कोरोना के मामले 300 के पार जा चुके हैं, जिसमें अकेले 59 मामले सिर्फ नोएडा के।
आधी रात को नोएडा के सेक्टर 8 में हलचल है, दहशत है और सन्नाटे को चीरती हुई एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें हैं। पहली नजर में ही तस्वीरें देखकर अंदाजा लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है, मगर ये गड़बड़ नहीं, कोरोना के भयानक अटैक की आशंका है जो नोएडा सेक्टर 8 के इस बस्ती पर हुई है। खबर मिली है कि इस बस्ती में रहने वाले 200 लोगों को कोरोना संक्रमण हो सकता है। सब के सब संदिग्ध हैं, इसलिए इस बस्ती के 200 लोगों को एम्बुलेंस क्वारंटीन सेंटर लेकर जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम पूरा एहतियात बरत रही है। पीपीई सूट्स पहने गए हैं, तमाम मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे इलाके को, इसके बाद सैनिटाइज भी किया जाएगा। और अभी 200 ये कोरोना संदिग्ध फिलहाल नोएडा सेक्टर 8 से सामने आ रहे हैं, जिनको लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम नोएडा सेक्टर 8 पहुंची है। झुग्गियों से उन लोगों को निकाला जा रहा है और उसके बाद जो मेडिकल की टीम है वो अपने साथ एम्बुलेंस के जरिए अब इनको क्वारंटाइन सेंटर लेकर के जाएगी और सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। नोएडा पहले से ही कोरोना की मार से बेजार है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित इसी शहर में हैं। ऐसे में 200 और मरीजों का संदिग्ध होना प्रशासन के पैरों तले से जमीन खिसक जाने जैसा है। हालात बिगड़े हैं, लिहाजा जिले के डीएम ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की है। साथ में जानकारी दी है कि अब तक इस बस्ती में कोई कोरोना का संक्रमित मरीज नहीं मिला है। किसी में कोरोना के लक्षण हैं कि नहीं, इस बात की जानकारी के लिए ही 200 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। सवाल यह है कि 200 लोगों को एक साथ क्वारंटीन करने की जरूरत क्यों पड़ी? और जवाब यह है कि कुछ दिन पहले झारखंड के एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिससे इस बस्ती के कुछ लोग मिले थे। उसी के बाद एहतियातन इलाके को सील कर दिया गया है। फिलहाल नोएडा यूपी में कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। सूबे में जहां कोरोना के कुल 305 संक्रमित मरीज हैं, वहीं केवल नोएडा में 59 मरीज हैं। नोएडा में कोरोना का कहर देखते हुए प्रशासन ने 4 निजी अस्पतालों का अधिग्रहण किया है। इन 4 अस्पतालों में कोरोना के इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उधर यूपी सरकार ने कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए यूपी कोविड फंड की स्थापना की गई है। अब यूपी में कोरोना की जांच के लिए 10 लैब तैयार हो चुकी हैं। जब कोरोना का पहला पॉजिटिव केस आया था तब उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी लैब नहीं थी। आज भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर 10 टेस्टिंग लैब वर्तमान में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। यूपी में कोरोना के कहर के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार माना जा रहा है। यूपी सरकार ने तबलीगी जमात के 1551 जमातियों की पहचान की है, जिनमें 1257 को क्वारंटीन किया गया है। इनमें 323 विदेशी हैं, जिनमें 259 के पासपोर्ट सीज कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में यूपी सरकार का इरादा ज्यादा से ज्यादा संदिग्धों को क्वारंटीन सेंटर में भेजना है, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। इस बीच कई लोगों ने शिकायत की है कि क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं का अकाल है। नोएडा में कोरोना के मरीजों की संख्या एक तरफ जहां लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर जो गवर्नमेंट क्वारंटीन फैसिलिटीज हैं, उसमें जो लोग भर्ती किए गए हैं, उनका आरोप है कि वहां पर सफाई बिल्कुल नहीं है, टॉयलेट्स की ड्रेन चोक्ड हैं और बेसिक अमेनिटीज उनको नहीं मिल रही हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यूपी पुलिस की भूमिका बेहद खास है। उन पर बीमारी से संक्रमण का खतरा भी ज्यादा है, लिहाजा यूपी सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए 50 लाख के बीमा का ऐलान किया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और नोएडा से अभिषेक आनंद के साथ पुनीत शर्मा, आज तक। तो आपने देखा देश में जिस तरह से कोरोना केस की एक तरह से बाढ़ आ गई है, उसमें बड़ा हाथ है निजामुद्दीन मरकज का। राजस्थान सरकार की जांच में खुलासा हुआ है कि लॉकडाउन में जमातियों ने आवाजाही के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया। इस तरह दूसरे जिलों में कोरोना वो फैलाते गए। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव 15 नए मामले सामने आए हैं और सभी के सभी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश कल जमात के 9 लोग वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीमार बनकर दूसरे जिलों में जाकर इन्होंने कोरोना को फैलाया, एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया। दिल्ली में 1950 तबलीगी जमात के लोगों के नंबर पुलिस को दे दिए गए हैं, इनकी अब खोजबीन की जा रही है। मुंबई में भी तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि
बीएमसी की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने इन्फेक्शन के बावजूद अलग अलग जगहों पर जाकर इसे फैलाया। 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के 9 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए केजरीवाल सरकार ने कल कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें शामिल है 5T प्लान, यानी कि 5T प्लान। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना के मामले 550 से पार हो चुके हैं। क्या है 5T प्लान, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना के खिलाफ दिल्ली की जंग। साउथ कोरिया के मॉडल से हारेगा कोरोना। वायरस से निपटने का सरकार का 5T प्लान। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग दिनों दिन कठिन होती जा रही है। सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वायरस को फैलने से फौरन रोका जाए। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने एक नया प्लान बनाया है, जिसे 5T प्लान का नाम दिया गया है। पहला T है कोरोना मरीजों के बड़े पैमाने पर टेस्टिंग। दूसरा T है कोरोना से संक्रमित मरीजों की ट्रेसिंग। तीसरा T है कोरोना मरीजों का ट्रीटमेंट। चौथा T है कोरोना के खिलाफ टीम वर्क। और पांचवा T है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। पांचवा T है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। मैंने इतनी सारी बातें तो बोल दी, लेकिन इन सब बातों को मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना कि चीज़ें सही चल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे मोमेंट टू मोमेंट ट्रैक करना कि जो पूरा हमने प्लान बनाया वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वो 24 घंटे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर नज़र रखूँगा। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 51 नए मरीजों के मिलने से आंकड़ा 576 तक पहुंच गया, जिनमें 333 का कनेक्शन उसी तबलीगी जमात के मरकज से है, जो देश भर में कोरोना का सबसे बड़ा गुनहगार माना जा रहा है। राजधानी में अब तक कोरोना से 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। लिहाजा अब दिल्ली सरकार ने कोरोना को मात देने के लिए दक्षिण कोरिया के मॉडल को अपनाने की तैयारी की है। दिल्ली सरकार 1 लाख लोगों के रैपिड टेस्ट करवाएगी। रोजाना 1000 लोगों का टेस्ट होगा। शुक्रवार को कोरोना वायरस की टेस्टिंग की टानी शुरू हो जाएगी। निजामुद्दीन और दिलशाद गार्डन इलाकों में सबसे ज्यादा टेस्टिंग की जाएगी। इन इलाकों में रैपिड टेस्ट के साथ डिटेल टेस्ट का भी इंतजाम किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव शख्स की 14 दिनों में मुलाकात की हिस्ट्री तलाशी जाएगी। सरकार इस बात की भी मॉनिटरिंग करेगी कि जिन्हें क्वारंटीन करवाया गया है वो कहीं इधर उधर तो नहीं घूम रहे हैं। दिल्ली सरकार मानकर चल रही है कि रैपिड टेस्ट के बाद संदिग्धों और संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार ने तमाम होटलों में 12,000 कमरे टेक ओवर करने का प्लान बनाया है। 10,000 लोगों को बैंक्वेट हॉल और धर्मशालाओं में रुकवाने का इंतजाम किया है। LNJP और GB पंत अस्पताल को पूरी तरह से कोरोना के इलाज के लिए समर्पित कर दिया गया है। हम सब लोगों ने मिलके, मैंने कई एक्सपर्ट्स के साथ पिछले कुछ दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, कई डॉक्टर्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कई लोगों से बातचीत करने के बाद हमने 5 स्टेप 5 बिंदुओं का हमने प्लान बनाया है कि हम आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना को कैसे नियंत्रित करेंगे। इसमें ये एक तरह से 5T है, 5T प्लान है। कैदियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए तिहाड़ प्रशासन ने 650 कैदियों को इमरजेंसी पैरोल पर रिहा कर दिया है, जबकि 823 कैदियों को अंतरिम जमानत देकर भेजा गया है। नए कैदियों को पुराने कैदियों से अलग रखा जा रहा है। वहीं सरकार ने कोरोना योद्धाओं जैसे डॉक्टर, नर्स और सैनिटाइजेशन के काम में लगे कर्मचारियों की मौत होने पर उनके परिवारों को 50 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, आज तक।
चिराग गोठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देवेश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ है, जितेंद्र बहादुर सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चिराग, आपका रुख करते हुए, जिस तरह से नोएडा में ताजा मामला 200 लोगों का है जो कि एक झुग्गी में पाए गए हैं, ऐसे में यहाँ पर किस तरह के प्रशासन इंतजाम कर रहा है ताकि इन लोगों को क्वारंटीन किया जा सके, इनकी हिस्ट्री कहाँ है, कहाँ कहाँ इन्होंने फैलाया है, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, नोएडा सेक्टर 8 से एक मामला आया था जिसमें कोरोना पॉजिटिव था और ये जानकारी निकल कर आई कि वो कई लोगों के संपर्क में आया। सेक्टर 8 में झुग्गियां थी कई सारी और उसमें करीबन 200 से ज्यादा लोगों के संपर्क में आए। जितनी लिस्ट पुलिस बना सकी वो बनाई और उसके बाद उन सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया। हालांकि इनिशियली जो है उनकी अभी तक ऐसा कोई पॉजिटिव जो है केसेस नहीं आए, लेकिन उनको क्वारंटाइन किया गया है। जो शख्स जिसके जो पॉजिटिव पाया गया उसके फैमिली को भी क्वारंटाइन किया गया, उनके भी किसी ऐसी हिस्ट्री नहीं आई। तो जाहिर तौर पर एक तरफ जहां ये पूरी लिस्टिंग प्रिपेयर की जा रही है कि कहां कहां वो शख्स गया और कितने लोगों के संपर्क में आया, ताकि एक फिगर सामने आ सके जिससे कि जो हिसाब है वो लग सके और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू हो सके। तो अभी तक 200 लोगों का पता चला है जिसके हिसाब से उनमें कोई ऐसे लक्षण अभी तक पाए नहीं गए फिलहाल। लेकिन जहां तक अगर दिल्ली की बात करें तो लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं, 500 से 550 से ऊपर केसेस हो गए और ऐसे में मैं इस समय निजामुद्दीन में मौजूद और 350 केसेस करीब जमातियों से जुड़े हुए हैं। तो ये स्थिति जो है देखने को मिल रही है और कई जगह जमातियों से संबंधित खबरें भी आ रही जहां पर वो दुर्व्यवहार की घटना भी कर रहे हैं। कल मैं खुद नरेला गया था जहां पर इस तरह की घटना आई थी, आज द्वारका से भी इस तरह की घटना आई है जहां पर इस तरह से जमातियों ने जो है वो किया है। तो जाहिर तौर पर एक तरफ जहां कोरोना से फाइट लगातार चल रही है, दिल्ली सरकार कर रही है, नोएडा प्रशासन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। और जहां तक हॉटस्पॉट्स की अगर बात करें तो निजामुद्दीन एक हॉटस्पॉट है, साथ साथ जो दूसरा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है दिल्ली में वो दिलशाद गार्डन इलाका बनता जा रहा है जहां पर काफी सारे केसेस आ गए। तो ऐसे में वहां पर भी कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। कई केसेस सामने आने के बाद पूरे इलाके को पहले से ही सील किया गया था, लेकिन और एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि ये जो इस तरह की बात चल रही है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन जो है वो हो सकता है एक्सटेंड हो जाए। तो ऐसे ये जो 2 इलाके रहेंगे जो जिन पर पाबंदी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर केसेस। मुंबई का रुख करना होगा। देवेश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ वहां से जुड़ गए हैं। देवेश, जाहिर तौर पर मुंबई एक बड़े हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है, वहां पर लगातार नए मामले सामने आते जा रहे हैं। धारावी के बाद तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया है और कल मातोश्री के बाहर केस मिलने से भी वहां पर इस वक्त प्रशासन मुस्तैद है। क्या है ताजा अपडेट? नेहा, आपको बता दें करीब 1018 मामले पॉजिटिव के महाराष्ट्र में मिले हैं, जिसमें से 642 मामले जो हैं वो मुंबई के हैं और कल जो 150 पॉजिटिव केसेस सामने आए थे उसमें से 116 केसेस सिर्फ मुंबई से सामने आए हैं, जिसके बाद करीब 250 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए गए हैं। आपको बता दें सीएम उद्धव ठाकरे के घर के पास का जो इलाका है, मातोश्री के पास का जो इलाका है, उसे भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। धारावी, मदनपुरा और इसके अलावा अन्य बहुत सारे इलाके हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। आपको बता दें लॉकडाउन से एक स्टेप आगे जाते हुए ये कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए जा रहे हैं, जिन इलाकों को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ से बाहर ना आ सके और लोग इन इलाकों में अंदर ना जा सके। वर्ली कोलीवाड़ा में भी हमने ऐसा ही करते हुए देखा था। बीएमसी अथॉरिटीज को जनता कॉलोनी जो कि इलाका है वहां पर देखा, प्रभा देवी, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर सारी वो मेजर्स लिए जा रहे हैं कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है कोविड-19 का वो किसी तरीके से कंटेन किया जा सके, उसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। अभी जो हम केसेस देख रहे हैं वो सारे केसेस कम्युनिटी स्प्रेड के ज्यादातर नजर आ रहे हैं और करीब होम मिनिस्टर की जानकारी के मुताबिक मुंबई में करीब 23 ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें तबलीगी जमात मरकज में जो लोग शामिल थे उनके तहत इन्फेक्ट होने का खतरा है। 50 से 60 लोग तबलीगी जमात के अभी भी फरार चल रहे हैं और उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस अभी भी कोशिश कर रही है। होम मिनिस्टर ने भी अपील की है कि वो लोग सामने आए और नहीं आते हैं तो उन पर कड़ा केस लिया जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको दिखा देते हैं किस तरह से दुनिया भर में अब कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सबसे आगे अमेरिका और स्पेन है। भारत 26वें नंबर पर है। इटली में भी लगातार मरने वालों का आंकड़ा और कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चीन ने हालांकि अब लॉकडाउन खोल दिया है, चीन में अब स्थिति संभल चुकी है, इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले हैं इस वक्त और जाहिर तौर पर चिंता लगातार अमेरिका के लिए बढ़ती जा रही है। भारत का 26वां नंबर है, यहां पर कुल 4421 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं।
साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज विपक्ष के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने वाले हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ मौजूद है। जितेंद्र, कितने बजे शुरू होगी ये मीटिंग और कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव होंगे विपक्ष के जो इस मीटिंग में शामिल होंगे? देखिए नेहा, ये एक महत्वपूर्ण मीटिंग है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्षी पार्टियों के जो फ्लोर लीडर हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो फ्लोर लीडर हैं विपक्षी पार्टियों की, उनके साथ चर्चा करेंगे। 21 दिनों का जो लॉकडाउन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था, उसमें इससे पहले किसी भी विपक्षी पार्टी के नेताओं से बातचीत प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं हुई थी। इस बात के आरोप भी अलग अलग पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे थे कि खुद ही अलग डिसीजन ले लिया गया लॉकडाउन का और उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया। तो ये एक पहली मीटिंग है लॉकडाउन के बाद विपक्षी पार्टियों के जो फ्लोर लीडर हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनके साथ बैठक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और जिसमें लॉकडाउन जो 21 दिनों का रहा है, जिसमें से 15वां दिन आज है, और इसमें किस तरीके से जो दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर किस तरीके से कदम उठाए गए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के उस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद किस तरीके से आगे बढ़ाना है या उसमें किस तरीके के कदम उठाने हैं, उस पर भी जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनकी राय बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे 3 संवाददाता बने हुए थे, लगातार जानकारी देते किस तरह से देश भर में आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन बात अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे, क्योंकि दवा को लेकर कल धमकी की भाषा में बात करने के बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तारीफ के पुल बांध दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बातचीत हुई है, भारत से उन्हें बड़ी मात्रा में दवाइयां मिलने वाली हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दवा की 29 मिलियन डोज खरीदी है, जिससे बड़ा हिस्सा अमेरिका से आएगा। उन्होंने कहा कि मोदी महान है, वो बहुत अच्छे हैं। तो कल जहां ट्रंप धमकी की भाषा बोल रहे थे, आज बिल्कुल ही उल्टे सुर उनके दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महान हैं। हालांकि अब जिस तरीके से दवा की ज्यादातर खुराक भारत से ट्रंप लेने वाले हैं, उसे देखकर लगता है कि ट्रंप प्रधानमंत्री की प्रशंसा इस मदद के लिए कर रहे हैं। गीता मोहन हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। गीता, कल तो ट्रंप धमकी जैसी भाषा बोल रहे थे, आज वो तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां से दवा पहुंचाई जा रही है या फिर कुछ और? दवा पहुंचाई जा रही है, लेकिन ये दबाव के कारण नहीं है कि कल भी जो सवाल था उस पर ये जवाब था रिटेलिएटरी मेजर्स का, न कि वो धमकी दे रहे थे भारत को। और दूसरी बात ये है कि भारत ने जो डिसीजन लिया था नेहा दवाएं भेजने की, वो इस कल के रिमार्क से पहले था। इसलिए अगर आप देखें भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जो वार्तालाप हुए हैं, जो बातचीत हुए हैं, उनमें ये काफी क्लियरली नजर आता है कि काफी अप्रिसिएशन है जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप के रिक्वेस्ट को माना है और जो ऑलरेडी ऑल पेड फॉर प्री कॉन्ट्रैक्टेड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऑर्डर्स थे, उनको क्लियर कर दिया है। इस वजह से अगर आप देखें काफी प्रशंसा की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन ये पॉलिसी डिसीजंस की वजह से है, ना कि कोई धमकी या फिर कोई बकलिंग डाउन हुआ है भारत की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया गीता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लॉकडाउन कैसे संकट खड़ा करती है, उसकी एक बानगी मध्य प्रदेश के खांडवा में देखने को मिली। यहां शादी में शिरकत करने मेहमान आए, लेकिन लॉकडाउन में शादी फंस गई। मेहमान 17 दिन से यहीं फंसे हुए हैं। मेजबान परेशान है कि सबको खाना कैसे खिलाएं। मध्य प्रदेश के खांडवा में रहने वाले जावेद खान का परिवार पिछले 17 हफ्तों से बड़ी मुसीबत में है। जावेद की शादी 25 मार्च को भोपाल में होनी थी। 21 मार्च को ही गुजरात और महाराष्ट्र से मेहमान पहुंच गए, लेकिन 25 मार्च से लॉकडाउन होने की वजह से शादी टल गई और अब 17 दिनों से मेहमानों की खातिरदारी करते करते परिवार मुश्किलों में फंस गया है। निकाह था अपने भोपाल में, वो कैंसिल हो गया है। इसके चलते हमारे वहाँ मेहमान आए थे तो वो यहीं फंस गए। उनके गुजारिश करता हूँ मैं कि सरकार से, केंद्र सरकार से और गुजरात सरकार से कि इनको जाने का बंदोबस्त करवा दीजिए। संपूर्ण लॉकडाउन के तुरंत बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों से
ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आ गई थी। हजारों की तादाद में मजदूर महानगरों से अपने अपने शहरों में पैदल मार्च पर निकल पड़े थे। सरकार की कोशिशों के बाद वो सिलसिला खत्म हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के 2 हफ्ते खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल से फिर ये परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। 40 मजदूरों का एक जत्था रेलवे ट्रैक पर चल रहा है। ये लोग गड़बेटा और हावड़ा से रेलवे ट्रैक पकड़कर पैदल बिहार के मुंगेर जिले के अपने गांव की तरफ चल पड़े हैं। मजदूरों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी छिन गई है, खाने पीने को ठीक से नहीं मिल रहा है। पूरी हमारा है, मजदूर लोग हैं, यहाँ काम बंद हो गया, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं था। हम लोग चल दिए मजबूरी में, घर परिवार आशा देख रहा है। 7 दिन हमको बीत गया। पानी पीने का ठिकाना नहीं है, नहीं खाने का ठिकाना नहीं है। हम गरबेता से आए, आधा से हमको घुमा देता है प्रशासन लोग, कोई चीज का जुगाड़ नहीं है हम लोग को। हम लोग जो है 40 लोग बौख रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में ये हवन कोरोना को परास्त करने के लिए चल रहा है। विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक मंदिर सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर के पंडित मंदिर बंद होने के बाद अपने अपने घरों में कोरोना को मारने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। ये बगलामुखी हवन है जो सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है और इस महामारी से निजात पाने वाला है। हम प्रतिदिन भगवती से आराधना करते हैं, माँ बगलामुखी पीताम्बरा से आराधना करते हैं कि सभी को इस महामारी से निजात दिलाए। जब दुनिया कोरोना महामारी के महासंकट से जूझ रही है, तो आंध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले के वेमपल्ली शहर के SF बाशा अस्पताल में इस बच्ची ने जन्म लिया है। लॉकडाउन के दौरान पिछले 10 दिनों में इस अस्पताल में इस बच्ची के अलावा एक बच्चे का भी जन्म हुआ है। डॉक्टरों की सलाह पर बच्ची का नाम कोरोना कुमारी और बच्चे का नाम कोरोना कुमार रखा गया है। खाकी वर्दी वालों पर फूलों की बारिश का ये वीडियो उधम सिंह नगर का है। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के दौरान पुलिस वालों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुस्लिम बहुल मोहल्ले में लोगों ने सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस पर पुष्प वर्षा की। लोग लॉकडाउन न तोड़ें, सामाजिक दूरी का पालन करें, इसके लिए झांसी की रेलवे पुलिस ने अनोखा तरीका निकाला। रेलवे पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक जवान को यमराज की वेशभूषा में उतार दिया। खिलाफ शहर शहर जंग चल रही है। इस महामारी को शिकस्त देने के लिए जम्मू कश्मीर की कठुआ पुलिस ने भी बड़ी पहल की है। यहाँ एक सैनिटाइजेशन टनल बनाया गया है, जहाँ लोगों को सैनिटाइज किया जाता है। एक ऐसा इजाद ये सैनिटाइजेशन टनल भी है, इसको पुलिस स्टेशन के गेट पर हमने लागू किया है और ये एकमात्र जरिया है जिसके थ्रू आप थाने में आ सकते हैं। आज तक ब्यूरो। तो कोरोना और लॉकडाउन को लेकर देश भर में लगातार नए नए गीत लिखे जा रहे हैं। MP के मंदसौर की अगर बात करें तो वहां पर 3 बहनों ने एक गाना बनाया है जो कि वायरल हो चुका है। सीताराम कहिए, जब तक कहे मोदी जी तब तक घर में रहिए। सीताराम 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 कहिए, जब तक कहे मोदी जी तब तक घर में रहिए। छींक खांसी आए तो रुमाल मुख पर रखिए। छींक खांसी आए तो रुमाल मुख पर रखिए। हर 10 मिनट पर अपना हाथ साफ करिए।
आंवला गिलोय और तुलसी का सेवन करिए, आंवला गिलोय और तुलसी का सेवन करिए। जब तक कहे मोदी जी तब तक घर में रहिए। सीताराम 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 कहिए, जब तक कहे मोदी जी तब तक घर में रहिए। 100 खबरों से पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना की दवा मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। अब खबर ये आ रही है कि ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने भी मोदी की जमकर तारीफ की है। बोल्सोनारो ने मोदी के प्रयासों की तुलना भगवान हनुमान से कर दी है। बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री को भेजी चिट्ठी में कहा कि जिस तरह भगवान हनुमान ने भगवान राम के भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हिमालय से पवित्र दवा लाई थी, कोरोना रोकने को लेकर वैसा ही प्रयास पीएम मोदी की तरफ से किया जा रहा है। भारत और ब्राजील एक साथ मिलकर इस वैश्विक संकट से उबर जाएंगे। ये तमाम बातें इस चिट्ठी में लिखी गई हैं। राष्ट्रपति बोल्सोनारो की चिट्ठी में रामायण का जिक्र किया गया है। कहा गया कि जिस तरह से हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे, उसी तरह से अब प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं। देश को बचाने के लिए संभव प्रयास प्रधानमंत्री की ओर से किए जा रहे हैं। इन तमाम प्रयासों की सराहना यहां पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने की। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मोदी महान हैं, बहुत अच्छे हैं, और साथ ही उनके प्रयासों की भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने सराहना की। दवा को लेकर पीएम मोदी से उनकी बात हुई है, ये भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। न्यूयॉर्क शहर की बात करेंगे, जहां पर कोरोना से मौत के आंकड़ों ने 9/11 को पछाड़ दिया है। आइए आपको दिखाते हैं इस महामारी से दुनिया में कहां-कहां त्राहिमाम मचा है। अठारह साल पहले जब न्यूयॉर्क शहर पर अलकायदा आतंकियों ने विमान से बोला था हमला, अमेरिका में हुए आतंक के सबसे बड़े हमले से पूरी दुनिया दहल गई थी। न्यूयॉर्क शहर में 2753 लोग मारे गए थे। 9/11 के 18 साल बाद न्यूयॉर्क पर कोरोना का हमला। कोरोना के हमले ने 9/11 को पीछे छोड़ा। कोरोना से न्यूयॉर्क शहर में 3202 लोगों की मौत। कोविड-19 के हमले ने 9/11 के आतंकी हमले को भी पीछे छोड़ दिया है। 9/11 के हमले में न्यूयॉर्क शहर में 2753 लोगों की मौत हुई थी। वहीं कोविड-19 के अटैक से 3202 लोगों की मौत हुई है। न्यूयॉर्क में कल कोरोना से 731 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में ये मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अगर अमेरिका की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में करीब 2000 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 12,844 पार कर गई है, जबकि कोरोना के 3,98,185 मामले सामने आ चुके हैं। जहां तक न्यूयॉर्क स्टेट की बात है तो यहां 5,489 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा 1,38,000 केस आ चुके हैं। अगर दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो फ्रांस में लगातार कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को फ्रांस में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10,000 पार कर गया है। यहां अब तक 10,328 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित स्पेन में 4 दिन तक कोरोना से मौत के आंकड़े में गिरावट के बाद कल अचानक फिर से भारी इजाफा दर्ज किया गया। स्पेन में मंगलवार को कोरोना से 743 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही कोविड-19 के शिकार लोगों की संख्या 13,912 पहुंच गई है। अगर यूके की बात करें तो मंगलवार को यहां 786 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं, जबकि 2 दिन से मौत का आंकड़ा गिर रहा था। यूके में कोरोना से अब तक 6,159 लोग दम तोड़ चुके हैं।
तो वहीं इटली में 17,127 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना की वजह से लंदन के अस्पताल की आईसीयू में भर्ती हैं। अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका और यूरोपीय देशों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा रोज रोज बढ़ रहा है, तो चीन में कल पहला ऐसा दिन था जब कोरोना से किसी मौत की खबर नहीं आई। जिस वुहान शहर से कोरोना शुरू हुआ था, वहां से लोगों के बाहर जाने पर लगी रोक भी हटा ली गई है। 23 जनवरी से वुहान शहर लॉकडाउन में था। आज तक ब्यूरो। आज हनुमान जयंती है। आम दिनों में इस मौके पर हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता रहता है, लेकिन लॉकडाउन में मंदिरों का नजारा ही बदल गया है। हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर खाली पड़े हैं। मंदिरों के बाहर भक्तों की कतार नहीं है। सिर्फ मंदिर के पुजारी ही मंदिर में दिखाई दे रहे हैं। जहां मंदिर खुले भी हैं, वहां पर भक्तों को आने की इजाजत नहीं है। ऐसे में वो वक्त याद कीजिए जब हनुमान जयंती के मौके पर लंबी कतारें इन मंदिरों के बाहर देखी जा सकती थी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।